हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के विशेषताओं के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज उसी चैप्टर के ड्यूरिंग एक अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट दे रखा है वो है हमारा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। दोस्तों, आज अपन जानते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। वैसे हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में जब पढ़ा था तो हमने प्रस्तावना के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया था, लेकिन दोस्तों सेपरेट टॉपिक है, अपना सेपरेट लेक्चर है उसका, तो इसका आज अपन स्टडी करते हैं। दोस्तों, वैसे मैंने प्रीएम्बल को यहाँ पे लिख रखा है और उस प्रीएम्बल में हमें क्या चीज़ याद रखनी है, किस तरह से क्वेश्चन वहाँ से पिक आउट किए जाएंगे, क्या चीज़ें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछी जाएगी, आज अपन उसका डिटेल से अध्ययन करते हैं। देखो दोस्तों, इसमें दे रखा है जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रस्तावना होती क्या है। वैसे दोस्तों, हमने जो पढ़ा था संविधान की विशेषता, उसमें भी हमारा प्रस्तावना अपनी एक विशेषता थी जिसको वहां भी हमने एलैबोरेट करा था। अब भी अपन जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। देखो दोस्तों, जो प्रीएम्बल होती है, प्रस्तावना होती है, वो क्या होती है, यानी कि हर एक देश का अपना एक संविधान होता है और उस संविधान की समरी कह दो, उस संविधान की अपनी समरी कह दो। यानी कि देखो, पूरा का पूरा जो अपना संविधान होता है ना, वो मुझे यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये मेरी प्रीएम्बल जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको पढ़ने से मुझे समझ में आ जाएगा भारतीय संविधान किस दर्शन पर आधारित है, किन विचारधाराओं पर आधारित है, कौन से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये पूरी चीज मुझे कहाँ से समझ में आएगी, मुझे इस पूरी प्रीएम्बल से समझ। आप बोलोगे कि सर इस प्रीएम्बल से क्या समझ में आएगा। ओके, जैसे मैंने कोई भी वर्ड उठा लिया, यानी कि मैंने समाजवादी वर्ड उठा लिया, तो समाजवादी कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो तो हमारे संविधान में दे रखे होंगे, बट हमने एक इसका शॉर्ट पॉइंट ले लिया, इसकी जस्ट हेडलाइन ले ली कि हमारे समाजवादी विचारधारा को फॉलो करेंगे। मतलब पूंजीवादी कॉन्सेप्ट इंडिया के साथ में नहीं है। यहाँ पे मैंने पंथ निरपेक्षता दे दिया। इट मीन्स मुझे यहाँ से पूरे संविधान में मुझे किसी भी धार्मिक राज्य की बात नहीं मिलेगी, यानी कि धर्म से संबंधित राज्य की बात वहां पे नहीं होगी, यानी कि भारत एक पंथ निरपेक्षता वाला राज्य होगा। फिर मैंने बात कर, जैसे डेमोक्रेटिक स्टेट की मैं बात करता हूँ, यानी कि लोकतंत्रात्मक की बात करता हूँ, यानी कि भारत में लोकतंत्र की विशेषताओं का बखूबी वर्णन किया गया होगा इनके सारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सारे के सारे लोकतंत्र की विशेषता यहाँ पे थोड़ी ना दे रखी, यहाँ पे तो इतना का लोकतंत्रात्मक है। अब लोकतंत्रात्मक का जो भी कॉन्सेप्ट होगा हमारे संविधान में दे रखा है। तो मैं कह दूं कि हमारे संविधान का निचोड़ ये है दोस्तों, जिसको बोला जाता है प्रस्तावना, और हर एक संविधान की अपनी एक प्रस्तावना होती है। उसी तरफ से भारतीय संविधान की अपनी एक प्रस्तावना है जो कि यूएसए से हमने एडॉप्ट की है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया पर आधारित है। ओके, इसके बाद में मैं कह दूंगा आपकी जो प्रीएम्बल जो होती है वो होता है अपने संविधान का सार। संविधान का सार कह दूं या मैं संक्षिप्तीकरण कह दूं। इट इज द समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये समरी है, यानी कि उसके बिल्कुल समराइज किया गया है। ओके, अब दूसरी मैं बात करूंगा, इस संविधान में देखो इतनी सारी चीज हमने दी, यानी कि हमारे जो मौलिक लक्ष्य जितने भी, यानी कि जब हमारे संविधान की प्रस्तावना ये है, मतलब पूरे संविधान के मौलिक जो लक्ष्य है वो हमने कहां पे वर्णित कर रखे हमारी प्रस्तावना में। तो दूसरी बात, हमारी संविधान की प्रस्तावना में क्या है, मौलिक लक्ष्य उल्लेखित है। ओके दोस्तों, और हमारे इसमें गौरवपूर्ण मूल्यों को दर्शाया गया है। गौरवपूर्ण मूल्यों को इसमें दर्शाया गया है। समावेशित किया है हमारे संविधान में। संविधान क्या है, समरी है। हमारे संविधान के जितने भी मौलिक जो उद्देश्य होंगे, हमारे जो लक्ष्य होंगे और इनके हमारे जो भी उद्देश्य होंगे वो सारे कहां से स्पष्ट हो जाते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों, हमारे संविधान की बात करें, संविधान की प्रस्तावना की बात करें, जैसे हमने कहा था कि एक जो मूवी होती है 3 घंटे की लगभग होती है, बट उसका जो ट्रेलर आता है 5 मिनट का होता है। सेम चीज से समझ लीजिएगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरी मूवी है, उसका ट्रेलर क्या है, हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे शॉर्ट रूप में लिख दिया गया है और उसको पूरा विस्तृत इसका जो डिस्क्राइब एलैबोरेट कहाँ पे किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पूरी तरह से एलैबोरेट करके हर एक भाग में, हर आर्टिकल में, शेड्यूल्स में, परिशिष्ट में, सारी के सारे में इन सारी चीजों का विस्तृत वहां पे व्याख्यान किया गया है।
ओके, इसके बाद में मैं अगली बात करता हूं दोस्तों। अब प्रस्तावना को समझ लेते हैं। हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पूछ लिया पंथ निरपेक्षता क्या है, समाजवादी क्या है, गणराज्य क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है, कौन सी तारीख इसमें दे रखी है, कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की बात करी, कौन से न्याय की बात करती है, कौन से समानता की बात करती है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, ये सारी चीजें तो अपन दोस्तों देखेंगे। इससे पहले हम पूरी प्रस्तावना को समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो प्रस्तावना है मेरे को याद है, आपको भी याद करनी है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और की क्षमता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एकता राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज हमें संविधान सभा द्वारा आज तारीख 26 नवंबर 1949 उसका हिंदी में दे रखा है, मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। जब तक याद नहीं है इसको समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद में आप जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो सेम प्रीएम्बल आपको वहां पे याद करनी पड़ेगी। सो दोस्तों अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना को लिखिए, तो आपको प्रस्तावना को पूरी की पूरी आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। ओके, प्रस्तावना को लिखने के साथ में आपसे क्वेश्चन इसके कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ लिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हमारे संविधान का स्रोत कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनको देखो आप, आगे अपन इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं दोस्तों। इसमें दे रखा है, हम संविधान की प्रस्तावना से स्टार्ट ही कर लेते हैं। हमारी प्रस्तावना इस तरह से होती है कि हम भारत के लोग, बहुत ही अच्छी चीज इसमें दे रखी है, जिसका मतलब क्या है इससे स्पष्ट होता है जो पहला वाक्यांश है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि हम भारत के लोग, यानी कि हमारा जो संविधान हमने बनाया है उसका स्रोत कौन है। इससे क्या स्पष्ट होता है दोस्तों, हम भारत के लोग से संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है। संविधान का स्रोत कौन है, स्रोत कौन है, हमारे जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पावरफुल बॉडी कौन सी है, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, न कोई दूसरी सत्ता है, इसका सबसे पावरफुल जो स्रोत है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेम किया, कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने फ्रेम किया है वो है हमारे भारत के लोग। कहां से पता चलता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से स्पष्ट होता है कि वो संविधान का क्या है, स्रोत भारत की जनता है। संविधान की आखिरी सत्ता किसके हाथों में नहीं थी, भारत के जनता के हाथों में नहीं थी। ये कहां से स्पष्ट होता है, ये संविधान की प्रस्तावना के पहले वाक्यांश से, हमारी प्रस्तावना के पहले वाक्यांश हम भारत के लोगों से स्पष्ट होता है। ओके, आगे क्या कहना चाहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक, हम भारत को क्या करना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या करना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इससे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी एक बात को यहाँ पे रोकना चाहूंगा, क्योंकि इसके बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ा सा अलग से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमारे संविधान की मूल रूप से ये प्रस्तावना नहीं थी, मूल रूप से ये प्रस्तावना नहीं थी, कुछ शब्द उसमें ऐड हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में इसमें कुछ शब्द और जोड़े गए हैं उन शब्दों के साथ में, यानी कि 1976 में अभी तक एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है, यथा संशोधित प्रस्तावना मैंने यहाँ पे लिखी है। संशोधन से पहले दोस्तों ध्यान दें, मैं जिसको रेड पेन से राउंड बना दूंगा वो हमारे संविधान के पहले नहीं था, यानी कि संपूर्ण पहले नहीं था। समाजवादी वर्ड भी हमारे संविधान में कहीं भी पहले उल्लेखित नहीं था, प्रस्तावना में भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी उल्लेखित नहीं था, और नीचे है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि अखंडता को हमने बाद में ऐड किया है, राष्ट्र की एकता व अखंडता। ये जो अखंडता वर्ड है ये हमने दोस्तों बाद में ऐड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख ही देता हूं, हमारे संविधान में अभी तक एक बार संशोधन हुआ। कितनी बार हुआ दोस्तों, एक मात्र बार हुआ है। कब हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 1976 के तहत इसमें जो संशोधन हुआ था, इसमें क्या संशोधन किया गया है, देखो हमारे संविधान पहले हम कैसे पढ़ते थे, 1976 से पहले हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को एकता सुनिश्चित करने, वह भी नहीं था, एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, इस तरह से हमारे संविधान की प्रस्तावना हुआ करती थी। लेकिन ये साथ में मिलने से ये वर्ड संपूर्ण हो गया,
समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इतनी लाइन दी जा सकती हैं और उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि 1976 में संशोधन से पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना किस तरह से थी। इस वाक्यांश को उसके बाद में लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और बाकी जो है एज इट इज अपन इसको लिख देंगे। ठीक है, तो बड़ी बड़ी तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या ऐड किया गया है, प्रभुत्व संपन्न के साथ में संपूर्ण जोड़ा गया है, और क्या ऐड किया गया है, समाजवादी। हालांकि दोस्तों ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता हमारे संविधान की भावना में पहले से उल्लेखित थे, पर ये पर्टिकुलर वर्ड यानी कि ऐसे ही शब्द खूब जो यहाँ पे लिखे वो हमारे संविधान में लिखित में नहीं थे। दैट्स वाई हमने अपनी प्रस्तावना में इसको ऐड कर दिया। समाजवादी हो गया। जैसे जैसे बोल रहा हूं, जैसे जैसे बता रहा हूं दोस्तों, अपने अच्छे से नोट्स फ्रेम कर लीजिएगा। ये जो लॉकडाउन का टाइम है अपनी एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। जब आपकी क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगी उस समय यदि आपके पास में ये सारी नॉलेज होगी तो पढ़ने में बहुत ही अच्छा मजा आएगा। फिर अपना होमवर्क कीजिएगा और अच्छे से अच्छा स्कोर करिएगा एग्जाम में। ओके, इसके बाद में देखते हैं समाजवादी हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, और उसके बाद में अखंडता। ये शब्दांश हमने 1976 में ऐड किए थे, यानी कि हमारे संविधान, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द उल्लेखित नहीं थे। तो आपको लिखना है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में संपूर्ण, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द शामिल नहीं थे, जिनको अभी तक एकमात्र बार संशोधन यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें जोड़ा गया है। ओके, इसके बाद में देखते हैं, ये तो हमारी बात अभी तक समझ में आ गई। इसके बाद में समझते हैं, यहां तक हमने समझ लिया था। फिर आगे देखते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या बनाना चाहते हैं दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। वैसे हमने उसमें डिस्कशन किया था, फिर भी यहां पे लिख देते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब हो गया। दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया कि हमारे जो भारत ने संविधान का निर्माण किया है, या फिर भारत जो राष्ट्र है, वो किसी भी सत्ता से प्रभावित नहीं है। यानी कि भारत देश को कोई बाहरी सत्ता या फिर आंतरिक कोई भी सत्ता प्रभावित नहीं करेगी किसी भी टाइप के डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि भारत अपने आप में क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी कि जो डिसीजन लेगा वो अपने इच्छानुसार लेगा, यानी कि ना तो किसी बाहर देश के प्रेशर में आके कोई डिसीजन लेगा, किसी के दबाव में आके डिसीजन लेगा, नहीं कोई ऐसी आंतरिक शक्ति है जिसके प्रेशर में आके भारत को अपना कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़े। भारत अपने आप में सर्वेसर्वा है, खुद का मालिक खुद है, जिसका मतलब यही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि अपनी इच्छा का मालिक होना, बाह्य और आंतरिक हस्तक्षेप से मुक्त होना। ओके, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की हमें एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है जो कि आंतरिक तथा बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त है तथा कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय अपनी इच्छा अनुसार लेगा। ओके, इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों समाजवादी विचारधारा की। क्या कहता है समाजवादी विचारधारा? समाजवादी विचारधारा को समझते हैं। देखो दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट हम संविधान की विशेषताओं में समझ चुके हैं, तो बेटर ये रहेगा कि मैं सारी चीज़ों को बोल के आपको एक्सप्लेन करूं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो उसी को वीडियो को पॉज करते जाएं और उसको लिखते जाएं। समाजवादी विचारधारा का मतलब है भारत ने गरीब, श्रमिक, किसान, मजदूर, इन लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके उत्थान के लिए समाजवादी विचारधारा को फॉलो किया है, जिसका मतलब भारत ने जो जितनी भी जो समाज की जो पूंजी होती है, समाज की जितनी भी संपत्ति होती है, उनका इस तरह से वितरण किया है कि सभी लोगों को इसका बराबर फायदा पहुंच सके, तथा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने फॉलो किया है। ओके, दूसरी हमारी शब्द कहता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है, तीन चीजें इसमें आपको बतानी है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है हमारे संविधान में किसी भी धर्म विशेष का उल्लेख नहीं, यानी कि कोई विशेष हमारे देश का धर्म नहीं है और सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। इसका मतलब ना तो धर्म विरोधी है और ना ही किसी धर्म विशेष को एक्सेप्ट करता है, हालांकि सभी धर्मों का समान रूप से रेस्पेक्ट करता है, धर्म के मामले में तटस्थ है, ये हमारे इसमें कहा गया है। अब अपन बात करते हैं लोकतंत्रात्मक और फिर बात करेंगे गणराज्य की।
लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों? लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जो राज सत्ता चलती है वो जनता के चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चलती है। यानी कि हमारी जो भी सत्ता चलती है, जैसे कि मैं बात करूं भारत की जनता की, जो जहां पे भी गवर्नमेंट अपनी चलती है वो जनता के द्वारा चुनी गई है। यानी कोई वंशानुक्रम में नहीं आएगा, कोई राजा अपने हिसाब से नहीं होगा, मिलिट्री शासन वहां पे नहीं होगा। इसका मतलब है जनता ही डिसीजन लेगी, जनता ही चुनाव करेगी किसकी? राज सत्ता की। सत्ता पे बीजेपी बैठेगी, गवर्नमेंट बैठेगी, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टी बैठेगी। तो इसको कहा जाता है लोकतंत्रात्मक। और लोकतंत्रात्मक आपको पता ही होगा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जो अब्राहम लिंकन ने दी थी। दूसरी बात दोस्तों अपन करते हैं गणराज्य की। गणराज्य या गणतंत्र क्या चीज होता है इसको देखिएगा। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अपन गणराज्य या फिर गणतंत्र की। कोई भी राष्ट्र गणतंत्र है या नहीं है ये कहां से पता चलेगा? यानी कि गणराज्य के लिए कुछ विशेषता होती है जिससे वो आपका गणराज्य कहलाता है, यानी कि रिपब्लिक स्टेट कहलाता है। रिपब्लिक स्टेट का मतलब होता है एक तो जो सर्वोच्च पद होता है वो किसके द्वारा होता है? यानी कि जनता के द्वारा चुनाव होना चाहिए। यानी कि चुना हुआ प्रतिनिधि वहां पे जाएगा, चुना हुआ प्रतिनिधि वहां पे जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और वो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो ध्यान दें, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च पद है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो आपका अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका मतलब चुनाव होना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। यह आपके गणतंत्र की पहली विशेषता है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात है कि जो भी सर्वोच्च पद पर हो, जो भी व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पदासीन हो, वो वंशानुक्रम में नहीं आना चाहिए, वंशानुगत नहीं हो, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। वंशानुगत नहीं होने का मतलब ये नहीं कि राजा का बेटा राजा। यदि वंशानुगत होता है तो वो गणतंत्र ना कहला के वो राजतंत्र कहलाएगा। गणतंत्र का जो अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है वो राजतंत्र होता है। देखो उसमें सर्वोच्च पद पे जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होता है तो वो क्या हो गया? राजतंत्र हो गया। वंशानुक्रम में नहीं होता है तो गणतंत्र, वंशानुगत में आता है इसका मतलब वो क्या हो गया? आपका राजतंत्र हो गया। और यदि तीसरी में और की बात करूं तो वो एक निश्चित टेन्योर के लिए होना चाहिए, यानी कि निश्चित कार्यकाल के लिए। एक सर्टेन टेन्योर होना चाहिए उसका, यानी कि ऐसे नहीं एक बार चुना गया कि जब तक एक बार तो हमने चुनाव करके बिठा दिया, उसका निश्चित टेन्योर होना चाहिए। यानी कि भारत का जो भी राष्ट्रपति होता है उसका टेन्योर आपका 5 ईयर होता है। 5 ईयर बाद में भारत के राष्ट्रपति का दोबारा से चुनाव होता है, वंशानुक्रम में नहीं रहता है, एक टेन्योर होता है और वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका मतलब है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, कैसे? क्योंकि भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और वो वंशानुगत नहीं होता है तथा उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। अतः हम कह सकते हैं भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, इसके बाद अगली बात करते हैं दोस्तों। गणतंत्र हो गया बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनको याद रखना है इस तरह से। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा मैं बता देता हूं ऊपरी कि सामाजिक न्याय क्या होता है। यानी कि 3 प्रकार के न्याय है, तो सामाजिक न्याय किस तरह का होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है और राजनीतिक न्याय क्या होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सामाजिक न्याय को स्पष्ट कीजिएगा, तो हम लिखेंगे सामाजिक न्याय का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि सबको सामाजिक दृष्टि से समानता मिलनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि छुआछूत को दूर कर देना सामाजिक न्याय की बात करता है। यानी कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पे किसी भी व्यक्ति में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे समाज में कहते हैं ये नीची जाति का है, ये ऊपर जाति का है, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आप नीची जाति को, आप यहाँ पे आ जाओ, आप ऊपर जाति को। ये छुआछूत का खंडन करना, इनको दूर करना ही सामाजिक न्याय की प्राप्ति है। तो सामाजिक न्याय का मतलब ये हो गया। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्थिक न्याय का मतलब है कि जब भी इस देश में जो भी व्यक्ति
आर्थिक मामले में किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रोजगार के अवसर मिलेंगे। लिखते जाना दोस्तों, समान रोजगार के अवसर मिलेंगे और गवर्नमेंट जो भी पूंजी का वितरण करेगा, जो भी संसाधनों का वितरण करेगा, सबको समान रूप से इसमें फायदा होगा और समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ऐसे नहीं कि स्त्री कर रही है तो उसको कम मिल रहा है, पुरुष कर रहे हैं तो उसको ज्यादा मिल रहा है, तो वो क्या होगी, आर्थिक न्याय नहीं होगा। आर्थिक न्याय के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन होना चाहिए और सबको रोजगार के अवसर प्रदान करने की जो गवर्नमेंट कोशिश करती है वो भी आर्थिक न्याय को प्रदान करने की कोशिश करती है। ओके, राजनीतिक न्याय का मतलब हम खुद वोट दे सकते हैं दोस्तों, हम खुद वोट दे सकते हैं। मतलब हमारी राजनीतिक न्याय ये है कि राजनीति तक हमारी अप्रोच है, हम अपनी सरकार अपने अनुसार, यानी कि जो वयस्क मताधिकार के आधार पर अपनी जो सरकार चुनते हैं, जो सरकार वहां पे बैठी है उसके पीछे क्या है, जनता का राजनीतिक न्याय है, यानी कि जनता ने खुद डिसाइड किया है, तो ये हमारा राजनीतिक न्याय के तहत काउंट किया जाता है। और दूसरी बात करूं, अपने जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो भी राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। हमारी बुक में दे रखा है न केवल आर्टिकल 32 बट सारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन हमारी बुक में दे रखा है कि आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हमें राजनीतिक न्याय प्रदान करने की कोशिश की गई है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। क्वेश्चन आएगा, छोटे वाला क्वेश्चन आएगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं स्पष्ट कीजिएगा। तो आप इसमें लिख दीजिएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता क्या है, इसका मतलब थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो, यानी कि विचार का मतलब विचार और अभिव्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है। मैं कुछ भी आइडिया दे सकता हूं, फेसबुक पे डाल सकता हूं, व्हाट्सएप पे डाल सकता हूं, या फिर कहीं पे भी अपने विचारों को मैं प्रकट कर सकता हूं। ये भारतीय संविधान बोलने की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19A में देता है। यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। विश्वास की किसी विश्वास कर सकते हैं। दूसरी बात है, मेरा कोई भी विश्वास, मेरा कोई भी बिलीव, मेरा कोई भी फेथ है, उससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मैं किसी भी धर्म से संबंध रख सकता हूँ, किसी भी धर्म को कंटिन्यू कर सकता हूँ, कोई भी धर्म अपना सकता हूँ, ये मेरी खुद की विल होगी। दूसरी उपासना में जिसमें विश्वास करता हूँ मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये इतने प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। हमने कहा था दोस्तों ये संविधान का समरी है, संक्षिप्तीकरण है, संविधान का निचोड़ है। क्यों? देखो हमने इतनी कह दी, विचार और अभिव्यक्ति यानी कि स्वतंत्रता दे रखी है, बाकी इनका उल्लेख हमने मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में, नीति निर्देशक तत्वों में और अन्य जो संविधान के प्रावधान है उनमें हम सारों का उल्लेख कर रखा है। अब आगे बात करते हैं प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता, यानी कि समानता, इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी किससे संबंध में? अवसर की और प्रतिष्ठा की। अवसर का मतलब क्या हो गया? आप भी 12th में पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ, कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, कोई भी एग्जाम दे सकता है। आपने 12th पास कर ली, जो फॉर्म जिस एग्जाम के लिए आप देना चाहते हो सारे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ये नहीं कि तू नहीं भर सकता, ये नहीं भर सकता। तो इसका मतलब क्या है? समानता को इंश्योर किया गया है, अवसर सबको बराबर मिलेंगे, लेकिन लगेगा वही जो पास होगा। उसके बाद में आप प्रतिष्ठा की समानता भी है, आप अपने समाज में अपनी रेपो स्टेटस मेंटेन कर सकते हो। कोई ये नहीं मना कर सकता है कि मतलब आप नहीं, आप नीचे कास्ट के हो, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप ऊंची कास्ट के हो। ये कभी भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अवसर अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मिलेगा। दूसरी मैं बात करता हूं प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता, यानी कि हमारे देश की एकता और अखंडता बनाना वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये हमने संकल्प लिया। हमारा संकल्प क्या संविधान का पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये हमारा दृढ़ संकल्प, उनकी बढ़ाना हमारा क्या है? दृढ़ संकल्प है हमारे संविधान का। इसके बाद में कहता है होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, देखो दोस्तों दोनों तारीखें लिख रखी है, कौन सी हैं? 26 नवंबर 1949 लिख रखा है, 26 नवंबर 1949 इसमें तारीख उल्लिखित है। और जिसका हिंदी में भी लिख रखा है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, ये लिखना ना भूलें, जिसका हिंदी वर्जन में दे रखा है। को एतद द्वारा इस संविधान सभा को, यानी कि ये संविधान सभा क्या कर रही है? अंगीकृत कर रही है। अंगीकृत का मतलब होता है खुद इसको एक्सेप्ट कर लेना, अंगीकृत कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना और एडॉप्ट कर लेना और
अधिनियमित कर देना का मतलब इनैक्टमेंट कर देना, लागू कर देना, तथा आत्मार्पित यानी कि खुद को अर्पित कर देते हैं। दोस्तों ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना को याद कर लेना है। इनकी जो भी टर्मिनोलॉजी है जैसे जैसे मैंने बोली है, चाहे तो आप नोट्स बना के उसको क्रॉनिकल वे में लिख सकते हैं। इनके संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, गणतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, किस प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक क्या है, राजनीतिक क्या है, तो ये सारी चीजें हमने आज प्रस्तावना के तहत ली है। और दोस्तों अगले वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट यूनिट ले सकते हैं या फिर आपकी डिमांड रहती है तो इनके जितने भी जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं आपके सामने लेके आऊंगा, किस तरह से इसका आंसर रिप्लाई करना होता है। संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी को इतना प्यार देने के लिए और हमारे साथ में बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। हम आपकी सारी डिमांड को पूरा करेंगे, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।